सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात होगी इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। किसकी कोताही थी, इस हवाले से अभी बात नहीं करेंगे। पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि शहर कायद में जो इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होता है, किस तरह से वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं और जो गैर कानूनी तामीरात होती हैं इसकी इजाज़त कौन दे देता है। इस तरह के वाक़यात में लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं और अपने कीमती अमलाक से हाथ धो बैठते हैं। इसी तरह जो कल वाक़या पेश आया लियारी के इलाके खड्डा मार्केट में 5 मंजिला रिहायशी इमारत थी जिसे पहले ही कह दिया गया था कि यह खस्ताहाल इमारतों में शामिल हो चुकी है, खाली करवाया जाए, मगर कोई इक़दामात नहीं हुए और एक तरफ ये इमारत झुकना शुरू हुई, जिसके फौरी बाद इमारत को खाली करवाने का कहा गया। लेकिन उसी दौरान ही ये इमारत ज़मीन बोझ हो गई और इसमें तकरीबन 6 अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठ चुके हैं और तकरीबन 10 ज़ख्मी ऐसे हैं जो कि अभी भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। इस तमाम मामले के ऊपर इक़दामात किए गए, नोटिस लिए गए और अब कहा जा रहा है कि वाज़ेह तौर पर तहकीकात होगी कि यह इमारत क्या खस्ताहाल इमारतों की लिस्ट में शामिल थी। इसमें जो गैर कानूनी फ्लोर तामीर किया गया था वो किसकी परमिशन से तामीर किया गया था, इसकी तहकीकात भी होंगी। कौन जिम्मेदार होगा, क्या ये तहकीकात वाज़ेह तौर पर आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इससे पहले भी जो वाक़यात रुनुमा हुए, जो इमारतें मुनज़्ज़म हुई, उन पर क्या तहकीकात हुई, किस तरह से उन तमाम फाइलों को धूल की नज़र कर दिया गया, क्या सूरत हाल, इस पर क्या पेशरफ्त होगी, मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नुमाइंदा K21 न्यूज़ आतिफ, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। आतिफ, क्या सूरत हाल रही, किस तरह से आपने तमाम मामले को देखा? कल ये वाक़या रुनुमा हुआ, अफसोसनाक वाक़या, फौरी तौर पर इमदादी सरगर्मियाँ शुरू की गई, बहुत कंजस्टेड एरिया है, वहाँ पर थोड़ी मुश्किलात भी हुई। ओवरऑल क्या सिचुएशन रही, पहले आगा कीजिएगा। हाँ देखें मुताहिर, बिल्कुल आपको बताऊं कि अगर हम बात करें जो खड्डा मार्केट में गुज़िश्ता रोज़ जो 2 इमारतें मखदूश हालत में थीं, जो ज़मीन बोझ हुई, तो ये वक्त गुजरे हुए भी 24 घंटे हो चुके हैं। इस वक्त भी वहाँ पे रेस्क्यू का अमल जारी है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि बहुत कंजस्टेड एरिया है, बहुत गुंजान आबाद इलाका है, गलियाँ बहुत उसमें कंजस्टेड हैं। वहाँ पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर गाड़ी का ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसी जगहों पर इतनी बुलंदो बाला इमारतें तामीर की गई हैं और मखदूश हालत में इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जिस वक्त वो इमारतें गिरी हैं तो वहाँ पर जो है उस फ्लैट्स में अगर हम बात करें, जो एक 6 मंजिला थी उसका और 5 मंजिला इमारत थी, दोनों ही ज़मीन बोझ हुई हैं। उसके बाद वहाँ पे काफ़ी जो है कोहराम नज़र आया, रेस्क्यू के इदारे पहुँचे। इस वक्त भी वहाँ पे अगर हम बात करें, पाक फ़ौज मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, पुलिस मौजूद है, साथ साथ रेस्क्यू के इदारे वहाँ पे उनकी मदद कर रहे हैं। वहाँ से जो इस वक्त अगर हम बात करें तो 6 लाशें वहाँ से निकाली जा चुकी हैं, जिसमें 2 ख़वातीन की लाशें भी शामिल हैं और साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि 10 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, वहाँ पर उनको भी तिब्बी इमदाद दी जा रही है। लेकिन अभी तक वहाँ पर रेस्क्यू का काम जारी है, कोशिश की जा रही है कि मलबा जल्द से जल्द हटाया जा सके और वहाँ पे जो ज़ख्मी है उन्हें निकाला जा सके। क्योंकि अब से कुछ देर कबल भी हम वहाँ मौजूद थे तो वहाँ पे एक शख्स आया, उसने बताया कि उसका भाई इस वक्त भी मलबे में और वो जिंदा है, उसकी मोबाइल पर बात हुई है और वो बार बार हमसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि कोशिश करके किस तरह मेरे भाई को बाहर निकलवा ले, लेकिन मलबा इस कदर है कि फौरी तौर पर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो ज़ख्मी है तो किस तरफ है और किस तरह उसको निकाला जाए। मलबे के नीचे तो काफ़ी ज़्यादा लोग उस वक्त भी मौजूद थे जब ये हादसा रुनुमा हुआ। उस वक्त भी अंदर मलबे से आवाज़ें आ रही थी, जहाँ से आवाज़ आ रही थी फौरी तौर पर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, इमदादी सरगर्मियाँ वहाँ पे तेज़ की जा रही थी। क्या इत्तलात है अब तक? और पहले ये थी कि 40 फ्लैट थे, 40 फैमिलीज़ वहाँ पर रिहाइश पजीर थी, क्या खदशा जाहिर किया जा रहा है, कितने लोग अभी भी मलबे के नीचे हो सकते हैं? हाँ देखिए, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह आज मैं आपको बताऊँ एसबीसीए के तर्जुमान ने उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज जारी करी। उसमें उनका कहना था हमने 16 मार्च को ही जो इसको मखदूश करार दे दिया था और हमने तमाम इदारे जो थे, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, चाहे उसमें सुइसिडन गैस हो, हमने सबको मुतल्ला कर दिया था कि फौरी तौर पर कनेक्शन यहाँ से मुनक़ता कर दिए जाएँ और वहाँ के मकीनों को कहा गया था कि जो इमारत है इसको खाली कर दिया जाए, किसी भी टाइम जो है ये गिर सकती है। लेकिन वहाँ जो मौजूद लोग थे, जो वहाँ के रहायशी थे, वो इस बात पर अमल नहीं कर रहे थे, वो जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि वहाँ पर अक्सरियत ऐसी थी, उनका कहना था कि अगर हम यहाँ से जाएँ तो कहाँ जाएं। इस वजह से वो खाली नहीं कर रहे थे। लेकिन जिस दिन ये इमारत गिरी है, उस दिन जिस वक्त ये इमारत हिलना शुरू हुई है, वहाँ से काफ़ी लोग निकल चुके थे
कुछ लोग वहाँ पे जरूर मौजूद थे और कुछ लोग इसलिए वापस आए थे कि उन्हें अपना जरूरी सामान वहाँ से SPCA ने लेना तो था। ये कहा कि हमने बिजली के महकमे को और गैस के महकमे को बोल दिया था कि कनेक्शंस मुनक़ता कर दें, मगर जब ये हादसा रुनुमा हुआ है उस वक्त बिल्डिंग के गिरने से कुछ बिजली की तारें भी टूटी हैं, वहां पर बिजली यानी तौर मौजूद थी और गैस के कनेक्शंस भी फौरी तौर पर मुनक़ता किए गए, गैस भी वहां पर मौजूद थी। तो किस तरह से अहकाम दिए गए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी इस पर? हाँ देखिए, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि अगर हम बात करें, तर्जुमान SBC ने तो एक प्रेस रिलीज जारी करी जिसमें उन्होंने इस बात की वजाहत की कि वो मुताल्लिका इदारों को भी कह चुके थे कि यहाँ से कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएं। उन्होंने क्यों मुनक़ता नहीं करे, क्या इसके पीछे वजूहत थी, इस तमाम चीज़ों पर तो इंक्वायरी होगी जब एक चीज़ का पहले गिरा, क्योंकि जब एक घर के अंदर आपको गैस बिजली पानी नहीं मिलेगा तो आपका रहना वहाँ मुश्किल होगा। और अब वहाँ से दूसरी तरफ खुद आगे की तरफ जाएंगे, उस जगह को खाली करेंगे, लेकिन जब वो चीज़ें तमाम चीज़ें मैसर रहीं तो लोग भी वहाँ रहते रहे। उनका कहना था हम यहाँ से जगह खाली नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम दूसरी जगह पे जा सकें। इस तरह मैंने आपको बताया, जिस दिन ये बिल्डिंग हिलना शुरू हुई है वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे और कुछ अपना सामान लेने के लिए वापस आए थे, अपना सामान ले और यहाँ से चले जाएँ। उसी दौरान ये बिल्डिंग जो एकदम से अचानक से गिरी है, उसमें कई लोग जो है इसमें जो लुकमा अजल भी बने हैं, कई लोग ज़ख्मी हैं। अभी इसका जो है अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि अंदर कितने लोग मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि अभी वहाँ रेस्क्यू का काम जारी है, हैवी मशीनरी भी पहुँचा दी गई है। इस वक्त कोशिश की जा रही है कि मलबा इस तरह हटाया जाए कि अगर कोई ज़ख्मी है उसे मज़ीद नुकसान ना पहुँचे और ज़ख्मियों को ज़ख्मी ही हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा हमने रश देखा, वहाँ पे रिलीफ कैंप तो लगाए गए हैं लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी रश तो था। जब ये वाकया रुनुमा हुआ, अतराफ के लोग, इलाका मकीन वहाँ पे पहुंचे थे, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना था। कितना अब तक काम हो चुका है रेस्क्यू का और क्या क्या परेशानी, क्योंकि उस वक्त कहा जा रहा था कि जो बड़ी मशीनरी है वहाँ पर तलब की जा रही है मगर रास्ता नहीं है, रश भी बहुत है। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन की? हाँ देखिए, इस वक्त अगर मैं बात करूँ, इस वक्त भी रेस्क्यू का काम तो जारी है। वहाँ पे मशीनरी भी पहुँचा दी गई है। वहाँ किस तरह पहुँचाई गई, वहाँ से घुमा के लेकर आए दूसरी जगह से, क्योंकि रास्ता था वहाँ से लेकर आए हैं, सिलसिला तो जारी है। देखें, सबसे ज़्यादा इस वक्त मसाइल पैदा हो रहे हैं वहाँ पे, इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा हैं और जाहिर है कुछ लोग वो हैं जिनके अपने प्यारे उस मलबे के नीचे दबे हुए हैं और ज़्यादातर वो लोग हैं जो मुतासरा इमारत थी उसके साथ जो कायम थी। 10 से 12 बिल्डिंग्स हैं जिसमें अगर हम एक बिल्डिंग में बात करें तो तकरीबन 20 फ्लैट मौजूद हैं। उन तमाम बिल्डिंग्स को खाली करा लिया गया है। वो जो तमाम मकीन है वो सख्त परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि कल रात से हमारी बिल्डिंगें, हमारे मकानात हमसे खाली करा लिए गए। कल रात से हम सड़कों पर बैठे हुए हैं, सिर्फ पानी पर हम गुजारा कर रहे हैं। रिलीफ कैंप तो लगे हुए हैं, यहाँ पे आला शख्सियात आती हैं, दौरा करती हैं और वापस चली जाती हैं, लेकिन हमसे कोई नहीं पूछ रहा, ना हमें इजाजत दी जा रही है कि अपने घर जाके अपने कपड़े निकाल। ये सिर्फ उन अतराफ की इमारतों के साथ हो रहा है या जो इमारतें खस्ताहाल लिस्ट के अंदर शामिल थी, तकरीबन 350 से ज्यादा है, आई थिंक आप ज्यादा बेहतर उस पर रोशनी डाल सकेंगे, क्या वाकई तमाम इमारतों के साथ भी ऐसा हो रहा है, वहां पर रिहायश पजीर जो लोग हैं उनको निकाला जा रहा है? हाँ देखिए मुताहिर, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जिस इमारतों की मैंने आपसे बात करी, जिस गली में 2 इमारतें गिरी हैं उसकी बराबर वाली तमाम जो इमारतें हैं, उसके सामने वाली जो इमारतें उन्हें ज़रूर खाली कराया गया है। यानी कि एक गली की इमारतों की अगर मैं बात करूं उन्हें खाली ज़रूर कराया गया है, लेकिन उसमें साथ साथ मैं ये भी वाजे कर दूँ आपको कि जिस तरह मैंने कहा कि एक इमारत में 20 फ्लैट्स हैं, अब उसमें कई लोग आबाद थे, अब उनको जो है वहाँ से निकाल तो दिया गया, ना उनको उनका कीमती सामान निकालने दिया जा रहा है, ना उनको वहाँ से उनके कपड़े लेने दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग शदीद परेशान नज़र आ रहे हैं, एहतजाज करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जितने रेस्क्यू इदारे हैं वहाँ पे, जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो उनको करीब नहीं आने दे रहे हैं, उन्होंने उनको दूर रखा हुआ है। अब उन्होंने वो भी यही मुतालबा करते नजर आ रहे हैं कि आला काम इस चीज़ पे जो नोटिस लें, कम अज़ कम हमारी चीज़ें हमें वहाँ से निकालने दें, क्योंकि अभी ये हालत है कि अभी हम निकाल सकते हैं, अगर बाद में कोई बड़ा मसला होता है तो हम अपनी चीज़ों से भी हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई तेजी देखी गई? क्योंकि जब भी वाक़या रुनुमा हुआ, मुराद अली शाह साहब ने, गवर्नर सिंह साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो इमदादी सरगर्मियों ने फौरी तौर पर तेज़ करें, कोई तेज़ी देखी गई कल से अब तक? हाँ देखें, मुताहिर अगर तेज़ी की बात करें तो ख़ास तेज़ी तो नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके से काम कल शुरू हुआ था, अगर हम बात करें तो अभी उसी रफ्तार से हमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है, जो वहाँ पे रेस्क्यू के रज़ाकार जो मौजूद है उनका कहना है कि हम इस वजह से भी एहतियात से काम ले रहे हैं कि अगर कोई ज़ख्मी आया इस मलबे के अंदर मौजूद है तो ऐसा ना हो कि हमारी जल्दबाजी में उसको मज़ीद कोई नुकसान पहुँच जाए, इसलिए हम एहतियात से भी काम ले रहे हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि कम वक्त में इस मलबे को हटाएँ और जो ज़ख्मी है उनको अस्पताल तक पहुँचाया जा सके, इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जा सके। और जो दीगर मकीन है जो इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं उनके लिए अभी आगे का क्या लाएअमल होगा यह भी किसी की जानिब से तय नहीं किया गया है। ठीक है, जो लोग बाहर निकाले गए हैं अतराफ की इमारतों से, कहा गया है कि इनको भी खदशा है इमारतों को, क्या उनके हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? मुताल्लिका जो बल्दियाती एहलकार हैं, जो अफसरान पहुँच रहे हैं वहाँ पर, कुछ हो रहा है उनके हवाले से? हाँ देखें मुताहिर, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि रिलीफ कैंप ज़रूर लगे, लेकिन वो सिर्फ रिलीफ कैंप है। जैसे वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो मुतासरीन हैं, जिनके घर खाली करवाए गए हैं, उनको वहाँ बिठाया हुआ ज़रूर है, लेकिन उन्होंने खुद हमसे ये बात करी। उनका कहना था कि आला काम आ रहे हैं, आला शख्सियात आ रही हैं, लेकिन सिर्फ दौरा करती है और चली जाती है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारा सारा सामान हमारे घरों में मौजूद है, हमारा कीमती सामान, हमारे कपड़े मौजूद हैं, कोई निकाल नहीं दे रहा, कोई मुताबादिल हमें जगह का नहीं बता रहा कि हम कहाँ जाके रहें, क्योंकि एक बड़ी तादाद है वहाँ पर जो लोग रहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया 10 से ज़ायद जो है वो इमारतें जिन्हें खाली कराया गया है
और एक इमारत में 20 फ्लैट्स बने हुए हैं। इस हिसाब से अगर हम आप बात करें तो ये हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे हैं जिनको जो है इस वक्त जो मुतबादिल नहीं दिया जा रहा, और यही उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ठीक है, हादसा तो रुनमा हो गया, इसके बाद अगर जितने भी हम हादसा देखें उसके बाद ही फौरी तौर पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई या किसी भी तरह की कोई फाइल बना के उसे एक तरफ रख दिया जाता है। इस दफा कुछ ऐसा हुआ, एसपीसीए ने कोई एक्शन लिया, कुछ कहा जा रहा है उनकी जानिब से? देखें मुताहिर, एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि आज एसबीसीए तर्जुमान ने जैसे प्रेस रिलीज जारी करी और उसमें उन्होंने कहा कि हम इसको 16 तारीख को ही मखदूज जो है करार दे चुके थे। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ग्राउंड प्लस 6 जो है वो ग्राउंड प्लस 5 जो है ये इमारत कैसे तामीर की गई, जबकि पाबंदी आयद है इसके ऊपर। और फिर जब आपने आके वहाँ पे विजिट करा और आपने देखा कि बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है, उसी वक्त आपने कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था। हफ्ते नहीं 2 हफ्ते बाद आपने ऐसा नोटिस जारी करना चाहिए था कि उसके खिलाफ कोई एक्शन होता, सिक्योरिटी इदारे आते जो खाली कराया जाता। लेकिन आप एक नोटिस दे के आप आराम से बैठ गए, आपने उसके बाद कोई फॉलोअप नहीं लिया, और यही वजह थी कि लोग वहाँ पर रहते भी रहे। यहाँ मैं आपको एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि एसबीसीए की जानिब से तो एक रिलीज़ जारी की गई थी, लेकिन देखिए रिलीज़ जारी करने के बाद वहाँ पे नोटिस जब पहुँचे, वहाँ पे इलाका मकीनों से किसी ने जाके नहीं पूछा कि आपके यहाँ रहने की वजह क्या है, आप ये खाली क्यों नहीं कर रहे हैं। शायद मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 6 महीने पहले नोटिस दिया गया, लेकिन जो वहाँ पर रिहायश पसीर लोग तो उन्होंने कहा हमने 14-15 महीने जो मालिक मकान है, जो फ्लैट का जो बिल्डर मालिक है, उनको कहा कि इस इमारत को रेनोवेट करने की ज़रूरत है, मुरम्मत की ज़रूरत है, वो भी नहीं करवाया गया। ये तो तकरीबन 1.5 साल पहले से हो रहा है। तो हाँ देखिए मुताहिर, मैं अगर आपको अभी करंट सिचुएशन बताऊं, जिस तरह मैंने आपको कहा कि एसबीसीए तर्जुमान ने प्रेस जारी किया, तो उन्होंने 16 मार्च 2020 का जिक्र किया जब उन्होंने नोटिस जारी किया था। और उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो इलाका मकीनों का कहना है कि उन्होंने अपने मालिक मकान से पैसे भी अपने वापस मांगे कि हमें पैसे वापस दें ताकि हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाएं, वरना इस जगह को सही करवाएं। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने नोटिस फाड़ दिया जो मालिक मकान थे। ये भी हमारे सुनने में वहाँ पे आया, हमसे जो खुद वहाँ के मकीनों ने बात करी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरह मैंने आपको कहा कि जिस तरह आपने कहा कि हमने 16 तारीख को इनको जो है नोटिस जारी किया था, उस नोटिस जारी करने के बाद क्या इसका कोई फॉलोअप लिया गया कि वहाँ पे लोग मौजूद हैं नहीं है, और अगर हैं तो वहाँ से खाली क्यों नहीं किया जा रहा है। मुताल्लिका इदारों को जब आपने बोला कि वहाँ से कनेक्शन मुनक़ता किए जाएँ तो उनसे फॉलोअप क्यों नहीं लिया गया। वहाँ पे लोग इसी तरीके से रहते रहे, और यहाँ एक इमारत नहीं है, यहाँ पे बेशतर इमारतें बनी हैं। जैसे तर्जुमान एसबीसीए कहते हैं कि जो डेंजर्स बिल्डिंग्स कमेटी जो है वो हमारी लॉकडाउन में भी काम कर रही है, और हम जाके मुख्तलिफ जगहों के जायज़े ले रहे हैं और खस्ताहाल इमारतों की हम निशानदही भी कर रहे हैं। तो क्या सिर्फ निशानदही करना आपका काम है? जब आपकी इजाज़त के बगैर बिल्डिंग तामीर नहीं हो सकती, यही पैदा होता है निशानदेही करना ही क्या इन तमाम इदारों का काम है? सिंध हुकूमत के अंडर आता है ये इदारा। वज़ीर आला साहब ने भी कल नोटिस लेने का कहा, क्या नोटिस लिया गया उनकी जानिब से? कोई इतलात है आपके पास ऐसी? हाँ देखें मुताहिर, नोटिस की जहाँ तक बात करें, फ़िलहाल तो अभी उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इस इमारत को बनाने में और इस हालत में पहुँचने के बावजूद भी अगर किसी इदारे ने इसकी तरफ नहीं देखा तो उसका बाकायदा जो जायज़ा लिया जाएगा कि आया इसमें कौन कौन मुलविस था, उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें तभी होंगी जब वहाँ से मुकम्मल तौर पर मलबा हटा दिया जाएगा। उसके बाद ही एक तो पहले तखमीना लगाया जाएगा जानी और माली नुकसान का, और उसके बाद ही कोई सज़ा का तयन किया जाएगा या सज़ाकार का तयन किया जाएगा। फ़िलहाल इस वक्त तो सिर्फ नोटिस पे नोटिस दिए जाएंगे और सिर्फ बताया जाएगा कि यहाँ पे कार्रवाई होगी, जो भी इसमें शामिल होगा, लेकिन ये कार्रवाई कब होगी ये कहना तो कबील इस वक्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ, आपने तफसीलात से आगाह किया, मजमूई हाल से कल के वाक़े के ऊपर आगाह कर रहे थे। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। लियारी खड्डा मार्केट में अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हो चुका है। तकरीबन 6 लोग अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं, 10 लोग अभी भी जख्मी हैं, और अभी भी न जाने कितने लोग इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, रात का वक्त दोबारा से शुरू हो चुका है। इमरजेंसी लाइट के जरिए वहाँ पर रेस्क्यू इमदादी जो काम है वो तमाम चीज़ें वहाँ पर की जा रही हैं। कल ही पाक फौज के दस्ते, सिंध रेंजर्स के दस्ते वहाँ पर पहुँचे थे, और इसके साथ साथ दीगर इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी की जा रही थी। आज देखा जाए तो रिलीफ कैंप तो वहाँ कायम किए गए हैं, अतराफ की इमारतों के लोगों को बाहर निकाला गया है कि वो भी खस्ता हाल है। अब उनके लिए सिंध हुकूमत क्या करने जाएगी, ये भी एक सवाल अब पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे पहले भी जितने वाकयात रोनुमा हुए हैं उनकी फाइल बनाई, वो फाइल धूल मिट्टी की नजर हुई। क्या इस फाइल को भी धूल मिट्टी की नजर कर दिया जाएगा या इस पर कोई तहकीकात होगी या नहीं? और आने वाले जो तमाम वाकयात खुदा न खास्ता किसी की जानों के साथ ना खेले ऐसे इदारे, तो उनके खिलाफ भी वाज़ेह तौर पर कार्रवाई होना बहुत ही जरूरी हो जाती है। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। बात करेंगे एक ऐसे इशू के ऊपर जिस पे बात करते हुए यकीनी तौर पे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा है, क्योंकि
कहते हैं कि बच्चे आने वाला मुस्तकबिल होते हैं, वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो पाकिस्तान ही बेहतर बनेगा, मगर उनको पढ़ाने वाले ही अपने आप को बेहतर नहीं कर पा रहे। वो क्यों? वो ये इसलिए कि प्राइवेट स्कूल ने तमाम असातिज़ा को अपना कारोबार करने के लिए मजबूर कर दिया है। वो कारोबार किस तरह से? कोई असातिज़ा फ्रेंच फ्राइज बेच रहा है, कोई कोई उस्ताद ऐसा है कि जो घर में ही खाने पकाकर ऑनलाइन खाने फरोख्त कर रहा है। इस तरह की नौबत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ला खड़ी की है। कोरोना वायरस यकीनी तौर पर तमाम इदारे इससे अभी मुतासर हो चुके हैं, मगर सिंध हुकूमत भी काम कर रही है और इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल को कहा है कि हम इस पर भी बात करेंगे, मीटिंग होगी। मगर उससे पहले इस तरह के जो वाकयात हैं अब सामने आना शुरू हो गए हैं। असातिज़ा जो स्कूल में किसी वक्त बच्चों को पढ़ाया करते थे, कोचिंग सेंटर्स में फिजिक्स की जो ट्यूशन है वो दिया करते थे, अब वो बेचारे सड़कों पर आके ठेले लगाकर फ्रेंच फ्राइज बेच रहे हैं। जो इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवार सकते थे वो अपने घर को बड़ी मुश्किल से अब चला पा रहे हैं। उनके लिए अब जो सिंध हुकूमत को इक़दाम करने हैं वो अब शायद ज्यादा जरूरी हो चुके हैं। मगर प्राइवेट स्कूल्स जो वाज़े तौर पर इस बात को कह रहे थे कि हमें स्कूल खोलना है, किस बेस के ऊपर स्कूल खोलेंगे, किस तरह से अपने असातिज़ा को वापस लेकर आएंगे, वो जो असातिज़ा फ्रेंच फ्राइज बेचने जा रहे हैं, चिप्स बेच रहे हैं, बाहर खड़े होकर पके हुए खाने बेच रहे हैं, किस तरह से उन्हें वापस लाएंगे, किस बेस के ऊपर, क्या उम्मीदें उन्हें दिलाई जाएंगी कि वो आएं और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर करें और उस मुस्तकबिल को मजीद रोशन करें। होता क्या है इस तमाम सूरत हाल के ऊपर, किस तरह से ये चीजें क्रिएट करवाई जाती हैं या क्रिएट हो जाती हैं, जो माहौल इस वक्त पैदा हो जाते हैं। असातिज़ा ये काम करने पे क्यों मजबूर हो जाते हैं? क्या उन्हें पैसे नहीं मिलते? प्राइवेट स्कूल कहते हैं कि हमें फीसेस दें और हम छुट्टियों में भी काम करेंगे। क्या काम होता है या नहीं, और किस तरह से ये तमाम चीजें क्रिएट हो रही हैं? मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं मुज़म्मिल फ़िरोज़ी साहब। मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। किस तरह से देखा आपने इस तमाम स्टोरी को, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए लगे रहते हैं दिन रात मेहनत में बच्चों को पढ़ाने के लिए, आज वही तमाम चीज़ों से महरूम होते दिखाई दे रहे हैं, वही अब कोई नया सबक पढ़ने जा रहे हैं? जी मुताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कोरोना की वजह से लॉकडाउन के ज्यादा शोबा तब्दील करने पर मजबूर हैं। सही। अलमिया ये है कि हमारे बीमारों की तरबियत करने वाले ठेले वालों के साथ खड़े होकर 60 रुपए दर्जन और 100 रुपए किलो की सदाएं लगाने पर मजबूर हैं। अगर देखा जाए तो असातिज़ा ने पेट की आग बुझाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने या कहीं से राशन की तवक्को रखने के बजाय काम करने को तरजीह दी। जिस तरह से सरकार के ख्यालात और बयान सामने आ रहे हैं तो जी, बताया 12,000 निजी स्कूल बंद है, जहां पर 1,20,000 से ज्यादा असातिज़ा मुतासिर हुए हैं। सही। ये अलमिया है हमारे माशरे का कि हमारे यहाँ ग्रेजुएट कराची यूनिवर्सिटी से लड़का जो फिजिक्स पढ़ाते थे, आपने उनकी फुटेज में देख सकते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे थे, कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे थे, और अब वो बर्गर टाउन में फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल लगाकर खड़े हुए हैं। अगर इसमें बात की है तो ये सिर्फ एक ही टीचर नहीं है, मुतादिद टीचर ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। आपने जैसे बताया, अभी मेरी एक खातून टीचर से बात हुई, वो एक शॉपिंग मॉल में काम कर रही है, पहले वो टीचर थी। ठीक है, तो मुज़म्मिल ये तमाम चीजें क्रिएट क्यों हो गई? आपने जिस तरह से अभी एक फिगर बताया कि 1,20,000 असातिज़ा ऐसे हैं जो मुतासिर है, तकरीबन 12 या 20,000 स्कूल से ये असातिज़ा हैं जो मुतासिर हो चुके हैं, और जो कोर्ट ने कहा है कि 80% जो फीस है वो तो पे करनी है, 20% की रियायती है। अगर फीसेस पे की जा रही हैं तो इस तरह से असातिज़ा अब कारोबार करने क्यों बाहर निकल रहे हैं? किस तरह से वो अपने खुददारी है उनकी, यकीनी तौर पर वो किसी और के आगे हाथ नहीं फैला सकते, वो इस तरह के काम कर रहे हैं, फिर क्यों कर रहे हैं अगर फीसेस भी पे होंगे तो? बताया प्रॉब्लम ये 15 से 1500 रुपए वो स्कूल। ठीक है मुज़म्मिल, आपकी आवाज़ यकीनी तौर पे तकनीकी वजूहात की बिना पर कट रही है, आपको दोबारा लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे। अभी बात कर ले हैं इस मामले के ऊपर, बहुत ही अहम इशू है, क्योंकि सिंध हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि कोरोना की वजह से जो तमाम चीज़ें अभी हमने शट डाउन की हुई हैं उसमें स्कूल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर स्कूल को हम खोलना भी चाहेंगे तो सबसे आखिर में खोलेंगे, क्योंकि हम बच्चों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बच्चों की सेहत के साथ, लेकिन उनके मुस्तकबिल के साथ ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन की बात की सिंध हुकूमत ने, मगर वो भी वाज़ेह तौर पर नहीं दिखी, और असातिज़ा भी अब इस तरह से परेशान घूम रहे हैं। दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल फ़िरोज़ी साहब। मुज़म्मिल साहब, क्या देखा आपने, किस तरह से लोग मुतासिर तो हो रहे हैं, इसके साथ साथ टीचर भी अब सड़कों पर आ चुके हैं कारोबार करने, कौन करेगा इनकी दाद रसाई?
बताया, देखिए मसला इसका, जो बड़े स्कूल हैं वो तो अफोर्ड कर रहे हैं, कराची के बड़े स्कूल अपने टीचर्स को, असातिज़ा को तनख्वाह दे रहे हैं, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर आती है मुतवस्सित तबके के, यहाँ पर 800 से 1500 स्कूल, वहाँ के वालिदैन जो है वो अपने बच्चों की फीस जमा नहीं, सारा मामला यहाँ से शुरू होता है। जब बच्चों की वालिदैन अपने फीस जमा नहीं करवा रहे तो वो स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल ऑनर जो है वो कैसे अपने असातिज़ा को सैलरी दे सकेंगे। यही वजह है कि मुतवस्सित इलाके के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। और पहले आम दिनों में भी ये लोग समर वेकेशन में हाफ सैलरी देते थे, तो अब जब 4 महीने से बच्चों ने फीसें जमा नहीं करवाई तो कैसे अपने, ठीक है, कितने स्कूल हैं कराची के अंदर? आपको क्या लगता है कि कौन कौन से इतने ऐसे स्कूल हैं जो कि फीसेस पे कर रहे हैं, अपने जो असातिज़ा हैं उनको उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? कितने ऐसे स्कूल है कराची का? कितना बड़ा रकबा है, क्या समझते हैं आप? जी, कराची के देखिए वो तो बहुत कम लिमिटेड स्कूल हैं। जो बड़े स्कूल हैं, ब्रांडेड स्कूल हैं, वो अपने असातिज़ा को सैलरी दे भी रहे हैं उनको ऑनलाइन, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम लाइन अप किया हुआ है। मगर जो छोटे मिडिल क्लास स्कूल है कोई सिस्टम नहीं बना सके, इस वजह से वो अपने टीचर्स को फारिग कर रहे हैं। और लोग जब फारिग होने के बाद 3-4 महीने से लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही है। जो है, एक मेरी खातून टीचर से बात हुई, वो घर पर अचार बना के बेच रही है। फारिग करने का तो वाज़ेह तौर पर सिंध हुकूमत ने भी कहा है कि किसी को निकाला नहीं जाएगा, निकालने की किसी को परमिशन नहीं दी जा रही है। अगर आपको पैसे देने तो कर्जा भी ले लें, वो भी बात सामने थी। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है? किस तरह से जो प्राइवेट स्कूल कह रही है कि हम वाज़ेह तौर पर खोलेंगे, और उन्होंने कुछ टाइम फ्रेम भी दिया था, 15 जून तक का बोला था उन्होंने, तो क्या लगता है आपको प्राइवेट स्कूल खोलने के अब इस लेवल पे आ चुके हैं जिस तरह से उनके असातिज़ा लेकिन अब बाहर काम कर रहे हैं, चिप्स बेच रहे हैं, कोई खाना बना के बेच रहा है, क्या प्राइवेट स्कूल अब एलिजिबल है इस तरह से खोलने के लिए? देखिए, स्कूल तो खोलने के लिए अभी भी ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले, मगर प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। देखिए, जो कोरोना केसेस जिस तरह रोजाना बढ़ रहे, इस तरह तो सही रही साहब पहले के चुके हैं, हम 2021 तक स्कूल खोलने नहीं देंगे। तो अगर स्कूल नहीं खोलने देंगे तो फिर गुजारा कैसे होगा, पढ़ाई का क्या होगा? कुछ समझते बाहर है। एसओपी पर अमल करवाना बहुत मुश्किल बात है, हमारे जैसे मुतवस्सित तबके के इलाकों में बहुत मुश्किल है। ठीक है, हुकूमती हलकों में अगर बात करें तो जिस तरह से ट्रांसपोर्ट उन्होंने खोलने का कहा एसओपीज के तहत, वो भी खोले हैं, वाज़ेह तौर पर बैठ के मीटिंग हुई, मार्केट खोलने के लिए वाज़ेह तौर पर मीटिंग हुई, स्कूल खोलने के लिए कोई मीटिंग नहीं हुई क्या? देखिए, एसओपी पर अमल तो कहीं भी नहीं हो रहा। अगर ट्रांसपोर्ट पर अमल हो रहा होता तो शायद इस बारे में सोचा जा सकता था, मार्केट पर का अमल होता तो शायद इस बारे में सोचा जा सकता था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम कोई भी पॉजिटिव नहीं दे सके इस बारे में। तो इस वज़ीर तालीम जो है वो बिल्कुल कहने से काफी नहीं इस बारे में कि स्कूल खोलने की सबसे, जो उन्होंने जब हमारी बात हुई उससे तो उन्होंने कहा कि सबसे आखिर में जो चीज ओपन की जाएगी या खोली जाएगी कराची में, वो स्कूल ही होंगे। तो अंदाजा लगा लें उनकी तरजीहात क्या है। ठीक है मुज़ब्बिल, चीज़ें तो अब सामने आ चुकी हैं, असातिज़ा यकीनी तौर पे परेशान हो चुके हैं, माली परेशानी है तभी वो बाहर निकले हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, वीडियो सामने आ चुकी हैं, सोशल मीडिया पे वायरल है। सिंध हुकूमत अब कुछ करने जा रही है ऐसे असातिज़ा के लिए? कोई किस तरह का कोटा, कोई वजीफा, कुछ इस तमाम चीज़ों के ऊपर कोई इमदाद, कोई पैकेज इस तरह का? जी, सिंध हुकूमत ने जो छोटे ताजिरों को ऐलान किया था कि हम हेल्प आउट करेंगे, अभी तक वो भी ना कर सके, वो तो प्राइवेट स्कूलों के लिए क्या करेंगे? तो आपके सामने ये सिंध सरकार के सिर्फ दावे हैं, काम तो कुछ अभी तक उन्होंने ग्राउंड पे कुछ नहीं किया है जिस तरह से उनको करना चाहिए था। और ना ही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो असातिज़ा के साथ खड़ी हुई है। इस मामले में कोई भी असातिज़ा का साथ देने को तैयार नहीं है। तो अब असातिज़ा की कोई जो एसोसिएशन है प्राइवेट स्कूल की, वो ऑनर्स के कहने पर चलती हैं, क्योंकि ऑनर्स उनको सालाना फीस देते हैं, तो इसमें टीचर्स का तो कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। ठीक है मुज़ब्बिल साहब, जिस तरह से सिंध हुकूमत ने कहा था कि हम अभी बैठेंगे, इस पर गौर गौस करेंगे, हो सकता है कि मीटिंग के लिए बुला लें प्राइवेट स्कूल के किसी भी नुमाइंदे को, उनके एसोसिएशन को, कोई राब्ता हुआ आपका प्राइवेट स्कूल से किसी किस्म का कि सिंध हुकूमत ने कोई राब्ता किया हो, बुलाया हो उन्हें बात करने के लिए? जी बिल्कुल किया है, और हमारे पास हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि हमें प्राइवेट स्कूल वाले कह रहे हैं कि भाई कि अभी तो हमें ये नोटिस मिल रहा है कि जो बिल्डिंग्स हैं किराए की, जो जहाँ स्कूल चल रहे हैं उनको खाली करने का कहा जा रहा है। 3-3 महीने से किराया भी नहीं दिया गया बिल्डिंग्स का। उन्होंने यही बात वज़ीर तालीम के सामने रखी कि भाई ये बहुत मुश्किल हो रहा है हमारा सब कुछ करना, मगर उनकी तरफ से अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने उनको कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि हम आपके लिए इन फ्यूचर कुछ करने वाले हैं। ठीक है, इस मामले के जो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है असातिज़ा की, इसके ऊपर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से आपकी किसी से बात हुई है? जो अभी मौजूदा सूरत हाल चल रही है असातिज़ा की, जिस तरह से वो अपना कारोबार कर रहे हैं, वीडियो सामने आई है? जी बिल्कुल, इस बारे में बात हुई है। उनका यही कहना है कि भाई हमारे पास तो खुद अपना गुजारा करना नहीं है, तो भी हम टीचर्स के लिए क्या कर सकते हैं। हमने टीचर्स को यही कहा है कि जब तक हमारे पास कोई इंतजाम नहीं होगा, आप कोई दूसरा काम करें।
हम जब जरूरत होगी हम आपको दोबारा बुला लेंगे। तो आप क्या समझते हैं, अब अगर तमाम चीजें बेहतर हो जाती हैं, कोरोना यकीनी तौर पे बेहतर होगा क्योंकि एहतियात करना भी जरूरी है, स्कूल खुलते हैं, तो आप क्या समझते हैं स्कूल खुलने के बाद तमाम चीजें प्रॉपर तरीके से चलेंगी? देखिए मुताहिर, जो टीचर्स अभी इस वक्त काम कर रहे हैं वो सब, हालांकि काम बहुत मुश्किल है, मगर वो सब तकाजा जो है वो उससे ज्यादा सैलरी से ज्यादा कमा रहे हैं सर, एक अंदाजे के मुताबिक। तो मुझे नहीं लगता कि टीचर्स जो दोबारा वो टीचिंग में जाना चाहेंगे। अगर वो इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने अपने कामों में लग जाते हैं, तो बिजनेस से वो दोबारा टीचिंग में नहीं जाना पाएंगे। हमारे पास आने वाले वक्तों में यही हालात है, तो स्कूल बंद होने की बहुत सारी अंदेशा है कि स्कूल बहुत सारे बंद हो जाएंगे और टीचर्स की शॉर्टेज होने का कभी भी वाकई हो सकती है, क्योंकि टीचर्स जो हैं वो ठीक है। अब अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अलमिया पैदा हो सकता है कि एक तरफ आप पहले टीचिंग कर रहे थे, उसके जरिए अपने जरिया माश चला रहे थे, और अब उन्होंने अगर दूसरा कारोबार किया है और अगर टीचिंग से ज़्यादा वो उसमें कमा रहे हैं, उनकी आमदनी उससे ज़्यादा हो रही है, तो वो यकीनी तौर पे फिर टीचिंग की तरफ क्यों जाएंगे? इस तरह से टीचिंग का मसला भी नहीं होगा, वज़ीर तालीम साहब का मसला नहीं होगा, स्कूल का मसला नहीं होगा, इससे सिर्फ हमारी आने वाली जनरेशन का मसला होगा कि उन्हें पढ़ाएगा कौन। सबसे बड़ा मसला अब यहाँ पर क्रिएट होगा। ये कोरोना और लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्कूल जब खोले जाएंगे तो ये स्कूल प्रॉपर तरीके से फंक्शंस कर सकेंगे या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। बात करेंगे एक ऐसे मसले के ऊपर जो कि लॉकडाउन की वजह से बंद किया गया, शादी हॉल को, और अभी तक नहीं खोला गया है, और बाकी चीज़ें तो खोल दी गई हैं एसओपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, और सिंध हुकूमत इस बात पे एग्री भी हुई, मगर शादी हॉल ऐसे है जो अभी तक नहीं खोले गए हैं। यकीनी तौर पे वहाँ पे समाजी फासला रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से शायद सिंध हुकूमत ने अभी तक इसे खोलने की इजाज़त नहीं दी है। मगर मैरिज हॉल एसोसिएशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक डेमो पेश किया गया था, जिसमें टेबल कुर्सियों को फासले के तौर पे रखा गया और तमाम एसओपीज़ वहाँ पर रखी गई, गेट लगाए गए वहाँ पर कोरोना से बचाव के लिए, और उसके साथ साथ सैनिटाइजर्स वहाँ पे रखे गए, मास्क दिए गए, पूरे वेटर्स को वहाँ पर सूट दिए गए। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर एक डेमो वीडियो बनाई गई और सिंध हुकूमत को वो बताई गई है कि इस तरह से हम अपना कारोबार चला सकते हैं और बेहतर तरीके से चलाएंगे भी। मगर अभी तक सिंध हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया है इस पर। होगा क्या, कोई मीटिंग होने जाएगी इस हवाले से, कोई बातचीत होगी? मगर मैरिज हॉल एसोसिएशन के जो सदर हैं राना रज़ी साहब, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर हमें इजाज़त नहीं दी तो हम तमाम एसओपीज़ को देखते हुए खुद हॉल्स खोल देंगे। होगा क्या इस तमाम मामले के ऊपर? मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है ख्वाजा तारिक साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी कराची शादी हॉल एसोसिएशन के हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। क्या रहा, सबसे पहले आगाह कीजिएगा, जो हॉल्स बंद पड़े हैं, आपने एक डेमो पेश किया है सिंध हुकूमत को, क्या एक्सेप्ट हुआ है वो? जी वालेकुम सलाम जी। मताहिर साहब, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बताऊंगा कि हमने सिंध गवर्नमेंट की जो कोविड कमेटी है, जिसको इम्तियाज शेख साहब जो है लीड कर रहे हैं, अलॉन्ग विद मुर्तजा वहाब साहब, सईद गनी साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, कमिश्नर कराची, हमारी इनके साथ मीटिंग हुई थी और हमने उनको बाकायदा एसओपीज जो है अपनी रिटन फॉर्म में वो इनको जमा कराए थे कि जिस तरह आपने और मास गैदरिंग की जो जगहें हैं, जैसे मसाजिद हैं और सब्जी मंडी है, इंट्रा सिटी एंड इंटर सिटी जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन सर्विस है, शॉपिंग सेंटर्स हैं, आपने जिस तरह इनको इजाज़त दी है, तो हमने उनके एसओपीज को देखते हुए अपने एसओपीज ड्राफ्ट करके जमा कराए थे। और कल हमने ये महसूस किया, हम काफी अर्से महसूस कर रहे थे कि शायद ये कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, तो हमने कल जो है बाकायदा जो है वो जो हमने बातें लिखी थी उनको अमली प्रैक्टिकल उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए कल नॉर्थ नाजाबाद में एक शादी हॉल के अंदर हमने उसका बाकायदा एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करी और उसमें तमाम मीडिया को इन्वाइट किया और उनको ये मेक श्योर कराया कि देखें ये तो वो जगह है जहाँ पे जो बकिया जो इदारे हैं जहाँ पे इन्होंने एसओपीज के तहत इजाजत दी है। शादी हॉल तो वो सेक्टर है जिसमें बहुत बेहतर तरीके से जो है वो एसओपीज फॉलो हो सकते हैं और जो इस वक्त एक समाजी मसला खड़ा हुआ है, लोग अपने बच्चों की शादियों के हवाले से खासे परेशान हैं, तो और उनको घरों में छुप छुप करके जो है गलियों में छुप छुप करके ये काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ठीक है, बहुत यकीनी तौर पे आपने एक डेमो पेश किया सिंध हुकूमत को,
कि आप वो बेहतर है, SOPs लेकिन को फॉलो करते हुए जो है ये चीजें कर सकें। तो ख्वाजा साहब, यकीनी तौर पे आपने जो इकदाम करा है वो यकीनी तौर पे बेहतर है। काफ़ी लोग इससे फ़ायदा भी उठा सकेंगे अगर सिंध हुकूमत अप्रूव कर दे। वीडियो आपने बनाई, तहरीरी तौर पे दिया, मुतमईन हुई सिंध हुकूमत? कुछ दिखाई दिया इस पे? कोई मीटिंग की बात हुई है? देखिए, आज हमने मीटिंग के लिए लेटर जो हैं वो कोविड कमेटी के मुख्तलिफ मेंबर्स को, वजीर आला सिंध जो मुराद अली शाह साहब हैं, हमने उनको लेटर मूव कर दिया है मीटिंग के लिए, ताकि हम उनको जो ये हमने पूरी वीडियो बनाई है उनको दोबारा जो है मीटिंग के अंदर डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें, और अगर उनके जहन में फर्दर कोई कंसर्न्स हैं तो उनको क्लैरिफाई कर सकें। देखें, ये तो वो जगह है जहाँ पे आप बहुत बेहतर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जो है वो फंक्शंस कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारे पास एडिशनल स्टाफ होता है, जो हमारे पास साउंड सिस्टम मौजूद है कि आप उन जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप लोगों को पावर कराना चाहते हैं वो आप साउंड सिस्टम पे रिपीट कर सकते हैं। हम एडिशनल स्टाफ लगा करके और देखिए ख्वाजा साहब, एक चीज रख करके तमाम चीजों को हम बहुत बेहतर तरीके से ख्वाजा साहब, एक चीज डेमोन्स्ट्रेशन है और एक चीज रियलिटी में अगर होना, बहुत फर्क बन जाता है। जिस तरह से अभी सिंध हुकूमत ने जो ट्रांसपोर्ट खोलने का कहा, वो भी SOPs जो दी गई वो, और जो रियलिटी है वो अलग है बिल्कुल। शादी हॉल्स में क्या होगा, किस तरह से अगर खोल दिया जाता है, बिलफर्ज अगर सिंध हुकूमत दे देती है परमिशन, 500 लोगों का जो उसमें गुंजाइश है वो आ जाते हैं, उसमें बच्चे भी हैं, लेडीज भी हैं, सब लोग हैं। और खास तौर पे कहा गया है कि AC का जो इस्तेमाल है, एयर कंडीशन का, वो अगर जिस जगह हो रहा है और इतनी ज्यादा तादाद में मास कंजेस्टेड वहां पर लोग मौजूद हैं, वो वहां SOPs को खास तौर पर अमल नहीं हो पाएगा। उस चीज को कैसे टैकल किया जाएगा, वो चीज कैसे बेहतर होगी? देखिए, आपका जैसे एयरलाइन का सिस्टम होता है या जो आपके शॉपिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे आपने अलाउ किया है, वहाँ पे जनरली जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो सेंट्रली चिलर, वहाँ पे सेंट्रली डक्टिंग सिस्टम के थ्रू चिलर इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, उसके अंदर तो आपका कंसर्न समझ में आता है, एरोप्लेन के अंदर, शॉपिंग सेंटर्स के अंदर, मैरिज हॉल्स जो मेरे ख्याल से 99% जो एयर कंडीशन है कराची के अंदर, वहाँ पे स्टैंडिंग यूनिट्स यूज होते हैं। उन स्टैंडिंग यूनिट्स के अंदर फिल्टर लगे होते हैं। तो हमने बाकायदा उसके अंदर मेंशन किया SOP के अंदर कि हम इसको, जो इसके फिल्टर्स हैं उनको हर फंक्शन के बाद हम उसको डिसइंफेक्ट करेंगे। तो ये जो स्टैंडिंग यूनिट्स हैं इसके अंदर डिसइंफेक्शन बहुत बहुत बेहतर तरीके से जो है वो किया जा सकता है एज कम्पेयर टू सेंट्रली जो चिलर सिस्टम है, उसकी डक्ट्स है, उसमें बहुत मुश्किल है। बहरहाल जब गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया तो हमारा तो इसके अंदर स्टैंडिंग यूनिट्स के अंदर उन SOPs को फॉलो ठीक है। मैं ख्वाजा साहब आपकी बात में अच्छी तरह समझ रहा हूँ। शॉपिंग सेंटर्स वगैरह हैं, जो भी चीजें वहां पर अगर कहा गया है तो वहां पर तमाम चीजों को चेक किया जा रहा है। जो भी लोग आ रहे हैं उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, हर चीज वहां पर अवेलेबल है, जो भी बेहतर तरीका या बेहतर इकदाम किया जा सके। शादी हॉल में अगर इस तरह होता है, कोई शख्स आता है और अगर ऐसे कोरोना के सिम्टम्स हैं और वहीं फौरी तौर पर तशखीस हो रही है, तो उन्हें कैसे रोकेंगे आप? क्योंकि वो तो पार्टी में शिरकत के लिए आ रहे हैं, उन्हें आप रोक नहीं सकते हैं। और वहां से अगर कोरोना फैल जाता है, बिलफर्ज अगर हुकूमत ने दे दी इजाजत और कोरोना फैल गया, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। मैं आपको इसमें जरा क्लियर करूं कि देखें, शॉपिंग सेंटर्स या फिर कोई एयरलाइन या रेलवे के अंदर तो आप ये बात कर सकते हैं कि वहां पे जनरल पब्लिक आ रही है। देखिए, शादी हालों के अंदर नॉर्मली जनरल पब्लिक नहीं आती है। वहां पे जो होस्ट है उसमें अमूमन 2 फैमिलीज होते हैं जिनके गेस्ट होते हैं। और हमने तो इसमें यह भी तय किया हुआ है कि एट द टाइम ऑफ बुकिंग आप फर्ज कर लें, अगर हमारे पास 100 या 150 मेहमानों का फंक्शन बुक कर रहे हैं तो हम बाकायदा एहतियाती तदाबीर का हमने एक लीफलेट भी बनाया है कि हम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ गेस्ट पार्टी को वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि जब वो इनविटेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करें अपने गेस्ट के अंदर तो उसके साथ उस लीफलेट को भी डालें कि भाई इन केस अगर आपको पहले से कोई बुखार है या आपका कोई मेंबर घर का वो बीमार है या उसके अंदर कुछ तरह के सिम्टम्स हैं तो काइंडली आप इस फंक्शन के अंदर मत आए। और इन केस अगर फिर भी कोई आ जाता है तो यकीनी तौर पर, क्योंकि हमारे पार्टी के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, तो हम उनके साथ मिल करके इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से और जामे तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। चलें, आपके बात पे हम यकीन कर लेते हैं और ख़ास तौर पे हम उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत भी आपकी इस बात पे यकीन कर ले और आपके डेमो को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ले। बहुत शुक्रिया ख्वाजा तारिक साहब, आपने वक्त दिया कि 21 न्यूज़ तमाम चीज़ों पे रोशनी डाली। SOPs को देखते हुए क्या शादी हाउस खोलने के लिए सिंध हुकूमत राजी होगी नहीं होगी, जिस तरह से डेमो पेश किया गया है, और डेमो को देखते हुए क्या रियलिटी भी वैसी होगी, लोगों को महफूज रखा जा सकेगा कोरोना वायरस से और उनकी जो तकरीब हैं वो इख्तिताम को पहुंचेंगी, अंजाम को पहुंचेंगी, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो रहा है। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।